नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में आपके सामने एक और वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो लास्ट की वीडियोस जो मैंने डाली हैं उनकी तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, जैसा कि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही है उसी के जो चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं, उनके अलावा जो चैप्टर हमारा चल रहा है कोल्ड वॉर एरा, ऑलरेडी 3 से 4 वीडियोस इस चैप्टर की मैं डाल चुका हूँ। जिन लोगों को ये वीडियो नहीं मिली है वो मेरे यूट्यूब चैनल के हिस्ट्री से या प्लेलिस्ट से जो ये वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि कोल्ड वॉर था क्या, कोल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई, या मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर एंड स्टार्टिंग ऑफ द कोल्ड वॉर एंड बाइपोलैरिटी। फिर हमने पढ़ा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। फोर्थ जो हमने वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया का क्या रोल रहा कोल्ड वॉर के दौरान, मींस भारत की क्या भूमिका रही ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर। भारत ने किस तरीके की सकारात्मक भूमिका निभाई और किस तरीके की नकारात्मक भूमिका निभाई, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जो हेडिंग है वो है इंडिया एंड कोल्ड वॉर, मींस भारत की कोल्ड वॉर के दौरान क्या क्या भूमिका रही, क्या उसका रोल रहा, उसी पे आज का जो लेक्चर होगा वो हम फोकस करेंगे। तो जैसा कि आप फर्स्ट हेडिंग देख रहे हैं, इंडिया प्ले रोल एट 2 लेवल। भारत ने कोल्ड वॉर के दौरान 2 तरीके से जो अपना रोल था उसे प्ले किया। एक रोल था भारत का नेम ग्रुप में रहते हुए, एज ए मेंबर ऑफ द नेम्स ग्रुप नॉन अलाइंड मूवमेंट, मीन्स कि भारत जो था वो नेम का भी ग्रुप में था। और जो नेम जो ग्रुप था उसका एम था कि वो दुनिया के किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, चाहे वो कैपिटलिस्ट ग्रुप था चाहे वो साम्यवादी ग्रुप था। तो भारत की इसी एम के अकॉर्डिंग भारत ने अपना पहला जो रोल था वो निभाया कि नेम के जो भी कंट्रीज हैं वो कोई भी देश किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी देश है। इवन तक कि हम भारत की खुद की बात करें तो भारत ने भी किसी ग्रुप को साइन नहीं किया या किसी खास तरीके के ग्रुप पे भारत शामिल नहीं हुआ। सेकंड रोल की बात करें, रोल फॉर न्यूली स्टेट, मींस 1950 के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अगर खास तौर से मैं बात करूं एशिया की, फिर मैं बात करूं लैटिन अमेरिका की, और फिर मैं बात करूं अफ्रीका की, तो इन 3 कंटिनेंट में बहुत सारे नए स्टेट आज़ाद हुए। तीनों कंटिनेंट के नाम आपके लिए ज़रूरी हैं, उनको भी आप याद रखें। वन इज एशिया, सेकंड वन इज लैटिन अमेरिका एंड थर्ड इज अफ्रीका। मींस जिन जिन देशों में कंट्रीज आज़ाद हो रहे थे उन कंट्रीज के जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थे उनको भारत कन्विंस कर रहा था इस बात के लिए कि वो किसी भी ग्रुप में ना जाए, ना तो वो यूएसए के ग्रुप में शामिल हो और ना ही वो यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल हो। भारत ने तीसरी उन देशों के सामने ऑप्शन रखा कि वो नेम ग्रुप में आए, जिससे क्या होगा कि जो नेम ग्रुप है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, मीन्स की दुनिया के 2 पोल्स के बीच एक का जो हेड था वो था अमेरिका और दूसरे का जो हेड था वो था यूएसएसआर। इनके भी जो टेंशन है उसे किसी भी तरीके से कम किया जाए, इसी बात को तवज्जो दी गई, इसी बात को प्रेफरेंस दिया गया। सो इंडिया ने जो न्यूली स्टेट थे उनको एक तरीके के जो विचार थे वो अपने पेश किए और इन कंट्री से ये रिक्वेस्ट की कि वो नेम ग्रुप में आए ताकि कोल्ड वॉर की जो टेंशन है उसे रिड्यूस किया जा सके, उसके कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके और जल्दी से जल्दी पूरी दुनिया में जो शांति का माहौल है वो बनाया जा सके।
अब देखिए जो नेम थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती चलेगी। इसके साथ साथ भारत ने जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थे उनको एक रास्ता और भी दिखाया कि इसके साथ साथ वो यूएनओ जो है उसके भी सदस्य बने। किसके सदस्य? यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। दो तरीके की भूमिका निभाई भारत ने, एक नेम में रहते हुए और दूसरी उसने जो न्यू कंट्रीज जो थे उनके लिए। सेकंड पॉइंट में हम बात कर लेते हैं इंडियाज रोल नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। मीन्स कि अगर हम बात करें भारत के रोल की कि भारत का जो रोल था वो क्या रहा कोल्ड वॉर के दौरान, अगर एक तरीके से उसे मेजरमेंट किया जाए, उसे मापा जाए या उसके सारे तथ्यों को अगर हम रीड करें तो हमें दिखाई देगा कि इंडिया का जो रोल था कोल्ड वॉर के दौरान वो ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था और ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। मीन्स इंडिया ने एक तरीके से बैलेंस बनाए रखा दोनों ग्रुप्स के बीच, चाहे वो यूएसए ग्रुप था और चाहे वो यूएसएसआर का ग्रुप था। मीन्स भारत ने कोशिश की कि दोनों कंट्रीज के बीच जो तालमेल है वो बनाए रखा जाए और दोनों के बीच की जो टेंशन है उसको कम किया जाए, ना कि उसको बढ़ाया जाए, ना कि उसको ज़्यादा किया जाए। इंडिया का जो रोल था कोल्ड वॉर के दौरान हम ये भी नहीं कह सकते थे कंप्लीटली नेगेटिव था और ना ही हम ऐसा बोल सकते कि कंप्लीटली वो पॉजिटिव था। थर्ड की जो बात करें, नेम अलाइन मूवमेंट वाज नॉट ए पॉलिसी ऑफ फीलिंग अवे। मीन्स अगर हम बात करें नेम के ग्रुप की, तो नेम के अंदर जितने भी देश थे, चाहे उस टाइम स्टार्टिंग की बात करें, फर्स्ट मीटिंग जो थी 1961 में हुई और इसमें कुल 25 देशों ने पार्टिसिपेट किया। वहीं आज की बात करें तो इसकी जो संख्या है वो नियर अबाउट 130 के आसपास है। चाहे हम उनकी बात करें तो नेम का जो मेन मोटो है उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों जो ग्रुप है अब उनसे दूरी बनाकर रखें। मीन्स अगर इसके प्रॉपर हम मीनिंग की बात करें तो नेम का जो प्रॉपर जो मीनिंग है वो ये निकाला जाता है कि कोई भी देश है वो नेम जो ग्रुप है उसमें रहते हुए दुनिया के जो 2 ब्लॉक्स हैं, चाहे वो यूएसए ग्रुप है या यूएसए ब्लॉक है या फिर यूएसएसआर ब्लॉक है, दोनों ही ब्लॉक से एक प्रॉपर दूरी बनाए रखेगा और इनके बीच जो टेंशन है उसे कम करने की बात करेगा, उसे कम करने की कोशिश करेगा। तो इसी को नेम का जो प्रॉपर जो मीनिंग है वो माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें हम कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर रोल ऑफ द इंडिया एज वेल एज द अदर कंट्रीज एज ए मीडिएटर, कि भारत और भारत के अलावा दूसरे कुछ कंट्रीज जो थे उन्होंने कोशिश की कि दोनों ही देशों के बीच, चाहे वो यूएसए था या यूएसएसआर था, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको कम किया जाए और भारत ने भी इसमें अपना अहम योगदान दिया। रोल एज ए मीडिएटर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, भारत ने क्या किया, भारत के जो पीएम थे 1950 में, भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो कोरिया क्राइसिस था उसकी मध्यस्थता की, उसका बीच बचाव किया और कोरिया जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही प्रयासों से रिजॉल्व हो पाया, ठीक हो पाया। मीन्स भारत ने कोरिया क्राइसिस में भी अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो निभाई। इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि भारत का कोल्ड वॉर के अंदर जो रोल था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेहरू रिस्पॉन्डेड ग्रेट फेथ, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, ग्रेट फेथ इन द जेन्युइन कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कोऑपरेटिंग नेशंस। मीन्स भारत ने कहा कि 1950 के बाद जो कॉमनवेल्थ बना उसके अंदर चाहे कोई भी देश है, भारत ने कोशिश की
या भारत का ऐसा मानना था कि इस कॉमनवेल्थ में प्रॉपर मैं फेथ करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, और जो कॉमनवेल्थ है कहीं ना कहीं ये जो कंट्रीज हैं ये जेन्युइनली अपना जो बेस है उस पर काम करेंगे। और कॉमनवेल्थ में रहते हुए भारत ने इसमें फेथ की बात की, प्लस इसके साथ साथ उसने ये बात भी की कि कॉमनवेल्थ का होने का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर जो ब्रिटेन है उसका किसी भी तरीके का दबाव है। भारत ने साफ साफ शब्दों में इस टाइम कहा कि जब मर्जी चाहे भारत जो कॉमनवेल्थ है उसकी सदस्यता को त्याग सकता है, छोड़ सकता है। भारत के लिए कॉमनवेल्थ में रहना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें कि इन सब बातों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो दो चीजें निकलकर सामने आती है, दो पॉइंट सामने दिखाई देते हैं। और दो पॉइंट जो दिखाई दे उनमें फर्स्ट जो पॉइंट दिखाई देता है या फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है वो है कि फर्स्ट नेम अलाउड टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन। कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कब कोल्ड वॉर कब से कब तक, 1945 से लेकर जब तक कि यूएसएसआर टूट नहीं गया, मींस 1990s तक का जो टाइम था, उस दौरान जो नेम ग्रुप था उसने बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो इश्यूज थे उन पे डिसीजन दिए, और जो डिसीजन दिए गए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मीन्स कि अगर हम बात करें कोल्ड वॉर के दौरान तो जो नेम ग्रुप में कंट्रीज थी उन्होंने मिलकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए, कुछ ऐसे निर्णय लिए जो कि इंटरनेशनल लेवल के थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं जो दोनों कंट्रीज के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, उनको कम करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इन सारे डिसीजन ने दुनिया के अंदर शांति स्थापित की। फिर हम बात करते हैं डिसीजन नंबर सेकंड की या पॉइंट नंबर सेकंड में, इंडिया वाज ऑफन एबल टू बैलेंस ऑन सुपर पावर। कि भारत ने नेम ग्रुप में रहते हुए, चाहे हम बात करें यूएसए की तरफ से या बात करें यूएसएसआर की तरफ से, किसी भी साइड से भारत ने बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से काम नहीं किया। मान लीजिए कि मैं यहाँ बात करूँ कि इंडिया यहाँ बीच में है, यहाँ यूएसएसआर है और यहाँ पे है यूएसए, तो भारत ने बहुत ज़्यादा इस बात के लिए एफर्ट्स नहीं किए कि उसके रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो यूएसएसआर के साथ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो यूएसए के साथ। मीन्स इंडिया ने कोशिश की कि दोनों के बीच एक बैलेंस बनाया जाए, और जो बैलेंस बनाया जाए उस बैलेंस से दोनों के बीच जो टेंशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो कम हो, ना कि वो ज़्यादा बढ़े। मीन्स कि भारत ने कोशिश की कि दोनों ही जो सुपर पावर है उनके साथ ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से रिलेशन प्रमोट किए जाए। सो इंडिया का जो रोल रहा वो लगभग एक बैलेंस रोल रहा ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर एरा। अब बात करते हैं कुछ कंट्री जो थे, भारत की जो प्रयास किए जा रहे थे उनके ऊपर लगातार उंगलियां उठा रहे थे, क्रिटिसिज्म कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे कि भारत जो भी कर रहा है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कर रहा है, बहुत सारी कमियां उसमें हैं। और उन्हीं अगर कमियों की बात करें, उन्हीं अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, उन्हीं हम आलोचनाओं की बात करें, तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसके रिगार्डिंग। फर्स्ट वन इज की नेम वाज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड। उन्होंने कहा कि जो नेम ग्रुप है मींस नॉन अलाइंड मूवमेंट जो ग्रुप है उसका अपना कोई सिद्धांत नहीं है, अपना कोई प्रॉपर प्रिंसिपल नहीं है, वो अनप्रिंसिपल्ड है। मीन्स कि उसके पास अपनी कोई खास तरीके की विचारधारा नहीं है। उन्होंने यहाँ तक भी कटाक्ष किए कि नेम में जो कंट्रीज हैं
चाहे वो भारत है, चाहे वो कोई और देश है, तो ये देश जो भी इसमें शामिल हैं, मान लीजिए कि कुछ देश इसमें शामिल हैं, अब जब जब इन देशों को नीड होती है अपने किसी भी बात के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें या किसी और चीज की बात करें, तो इन कंट्रीज ने हमेशा या तो यूएसए का हाथ थामा है और या फिर यूएसएसआर का हाथ थामा है। स्पेशली अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक नीड की, तो नेम के बहुत सारे देशों ने डील की यूएसए के साथ और यूएसएसआर के साथ, उनकी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके ट्रेड को अच्छा करने के लिए, और इवन तक कि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर था उसको अच्छा करने के लिए। और इसी बेस पे बहुत सारे थिंकर ने इस बात की आलोचना की, इस बात के लिए उन्होंने क्रिटिसाइज किया इंडिया को कि जो नेम का जो ग्रुप है इसका अपना कोई आधार नहीं है, अपना कोई प्रॉपर बेस नहीं है, क्योंकि इसके जो भी देश है नेम के, वो लगातार या तो यूएसए के कांटेक्ट में है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और या फिर वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर के साथ जुड़े हुए हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। सेकंड वन जो क्रिटिसिज्म की गई वो ये थी कि इंडिया वाज इनकॉन्स्टेंट एंड टुक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स। मींस की भारत की अगर खुद की बात की जाए कि भारत जो खुद है, जो ये कहता है कि नेम जो ग्रुप है वो दुनिया के किसी भी, या जो नेम है उसका कोई भी देश दुनिया के किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होगा। बट बहुत सारे विद्वानों ने ये बात कही कि भारत की ये जो बातें हैं बहुत खोखली हैं, कोई भी काम की नहीं है, भारत हमेशा डिंगे हाँकता है। तो उन्होंने कहा कि जो भारत है वो खुद इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए यूएसएसआर के साथ 1971 में डील कर चुका था। डील का मतलब एक एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट में नियर अबाउट 20 एग्रीमेंट जो सब्जेक्ट थे या 20 जो सब्जेक्ट्स थे, उनके ऊपर दोनों कंट्रीज के जो आला कमान थे, जो हाई कमान जो थे, उनके द्वारा ट्रीटी को साइन किया गया। और ये बात की गई कि दोनों ही देश एक दूसरे की सहायता करेंगे जब भी एक दूसरे की नीड महसूस की जाएगी। तो कंट्रीज ने कहा कि कहीं ना कहीं इंडिया का इस तरीके से यूएसएसआर के साथ एग्रीमेंट करना, ट्रीटी करना, समझौता करना, ये दिखाता है कि भारत ने इनडायरेक्टली तौर पे यूएसएसआर को ज्वाइन कर लिया है, उसके अंदर वो शामिल हो गया है। इन बातों को लेकर भारत की लगातार आलोचना होती रही, और आज भी ये कहा जाता है भारत के रेफरेंस में कि भारत आज अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर का जो ग्रुप है उसमें शामिल हो चुका है। बट बात अगर हम करें 1990 तक की, 1990 तक की, तो 1990 में ही जो यूएसएसआर था उसका एक तरीके से बिखराव हो गया। जो यूएसएसआर था वो अलग अलग 15 पीसेस में टूट गया, और इसमें टूटने के बाद में सबसे जो बड़ा देश बचा दैट इज रशिया। रशिया प्लस 14 लिखा जाता है बिकॉज जो यूएसएसआर था वो टोटल 15 देशों का एक ग्रुप था। तो ये जो चैप्टर था वो नियर अबाउट यहीं तक फिनिश हो जाता है। एक छोटा सा पॉइंट रहता है, डिफरेंट ट्रीटीज साइंड बाय द यूएसए और द यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। वो वीडियो होगी जो 5-7 मिनट की होगी, 5-7 मिनट में इजीली हम उसे समाप्त कर लेंगे। तो अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कोल्ड वॉर के दौरान दोनों ने क्या कुछ किया, और किस सिचुएशन पे आकर जो कोल्ड वॉर था वो अपने अंत की ओर बढ़ा, किस तरीके से यूएसएसआर था उसने कुछ प्रॉब्लम को फेस किया और वो धीरे धीरे बिखरता चला गया, और अल्टीमेटली 1990 में वो बिखर गया पूरे तरीके से, और अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में दुनिया के सामने नजर आया, दुनिया के सामने दिखाई दिया। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।